दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अखिल भारतीय जनसंघ ने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती और राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। देश भर से पहुंचे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। संगठन ने घोषणा की कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। अखिल भारतीय जनसंघ द्वारा संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता और जन सेवा के विचारों को याद किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठन, प्रबुद्ध नागरिकों और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर भारत भूषण पांडे ने कहा कि संगठन राष्ट्रवादी विचारधारा, संस्कृति, मूल्यों और जनसेवा के संकल्प के साथ पूरे देश में अपने संगठन विस्तार को और गति देगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराज मधोक के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा करी। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना, युवाओं, महिलाओं और किसानों को जोड़ने तथा राष्ट्रीय हित के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक रणनीति पर सहमति बनी। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। संगठन ने स्पष्ट किया कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं वहां अखिल भारतीय जनसंघ पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। उम्मीदवार चयन, चुनाव प्रबंध समितियों का गठन, जनसंपर्क अभियान और राज्यभर चुनाव कार्यक्रम जल्द घोषित किए जाएंगे। बैठक में देशव्यापी जन जागरण अभियान, सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार कार्यक्रम चलाने का भी निर्णय लिया गया। सम्मेलन के अंत में सभी प्रतिनिधियों ने आत्मनिर्भर, समृद्ध, स्वस्थ और एकजुट भारत के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए संगठन को राष्ट्रीय स्तर और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। आइए अब आपको सुनाते हैं डॉक्टर भारत भूषण पांडे, अखिल भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत है वो भी किया गया। अलग अलग राज्यों से पहुँचे हुए जो लोग जुड़े हुए हैं इस संघ से, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। और सोनी की खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली हैंड पे अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो प्रेस वार्ता हुई उसमें क्या कहा गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती के अवसर पर यह प्रेस वार्ता जो है वो करी गई थी। उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु थे और किस तरीके से राम मंदिर चढ़ावे को लेकर भी जो जवाब दिए गए वो भी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर मुद्दे पर भी यहाँ पर प्रेस वार्ता के अंदर इस बात को मीडिया के सामने रखा गया, मीडिया के सवालों पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का योगदान स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद दोनों में उल्लेखनीय है, अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस प्रकार से भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम में इस प्रकार से भाग लिया कि हमारा देश जो है आधा बंगाल और आधा पंजाब अपने साथ बचा कर रख सका। स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा और समाज सेवा में उनके किए हुए योगदान अविस्मरणीय है और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने महान बलिदान किया, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर आज हमारे देश में हमारे साथ बचे हुए हैं। तो ये उनका उल्लेखनीय योगदान है। भारतीय जनसंघ उनका अंतिम स्मारक है, जीवित स्मारक है। उनकी असली मेमोरी भारतीय जनसंघ है। भारतीय जनसंघ आज तक चल रहा है। 125वां वर्ष हम लोगों ने पूरे साल देश के विभिन्न प्रांतों में मनाए हैं और आज उसकी संपूर्णता हो रही है। कल उनकी 126वीं जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ हम आए हुए हैं।
देश में बहुत बड़ा इस बीच में परिवर्तन हुआ। डॉक्टर मुखर्जी का चित्र लगाने वाले, डॉक्टर मुखर्जी के नाम लेने वाले, उनके विचारों और आदर्शों की दुहाई देने वाले लोग सत्ता में आ गए। अब देश में एक हिंदुत्ववादी यथार्थवादी विकल्प की जरूरत है। अभी तक तो नेहरूवादी वामपंथी विकल्प थे, तो उसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आया। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कांग्रेस नहीं हो सकती, कम्युनिस्ट नहीं हो सकते, सोशलिस्ट नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल और केवल भारतीय जनसंघ ही हो सकता है। और लोकतंत्र में विचारों के बल पर, विशिष्ट चरित्र चिंतन के बल पर विकल्प बनते रहते हैं। तो विकल्प बनने की एक प्रक्रिया है। जनसंघ विकल्प निर्माण करने वाली कार्यशाला है। जनसंघ की कार्यशाला से अनगिनत नेता निकले, सीएम पीएम निकले, भविष्य में भी निकलेंगे। लेकिन जनसंघ नाम से, जनसंघ के स्वरूप से, जनसंघ के स्वभाव से अपने को जोड़कर देश पर शासन करने वाले पीढ़ी की प्रतीक्षा है। अब हम उस पीढ़ी की निर्माण की प्रक्रिया में हैं। आगे राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अभी तक हमारी वैचारिक शक्ति देश ने देखा है, माना है। हमारी वैचारिक शक्ति के कारण भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। हमारी वैचारिक प्रबलता के कारण प्रबल मोदी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी को बार बार अपने को जनसंघ, डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी से जोड़कर बताना पड़ता है। अब हमारी चुनावी शक्ति का समय आया है और चुनावी शक्ति की शुरुआत यहाँ से हो रही है। सभी प्रदेशों के हमारे विशेष जो लोग हैं, जो विशिष्ट प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है। वहाँ से गंगा जी के तट से, काशी से, प्रयाग से, चित्रकूट से, नैमिषारण्य से, अयोध्या से, जहाँ का एक बार फिर मामला चर्चा में है, वहाँ से हम अपनी चुनावी रणनीति और चुनावी रण यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे देश के चुनाव को देखने के लिए हमने आज एक विशिष्ट सेल बनाया है, चुनाव प्रबंधन संचालन एवं अभियान समिति। इसका संयोजक हमने अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता, जिनको व्यापार और प्रबंधन का बहुत कुशल अनुभव है, भरत भाई गोढ़ानिया, उन श्री भरत भाई गोढ़ानिया जी को आज हमने संयोजक उसका नियुक्त किया है। आज तक जनसंघ की विशिष्ट चारित्रिक वैचारिक शक्ति देश ने माना है। आगे से अब हमारी चुनावी शक्ति से भी लोग रूबरू हों, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तो माना जाए 2027 की तैयारियां के लिए लगे हुए हैं और 2027 दिल्ली में नगर निगम भी है, उसको लेके किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? दिल्ली जनसंघ का पुराना गढ़ रहा है, जो हम लोगों के आदर्श हैं, संस्थापक हैं प्रोफेसर बलराज मधोक जी। उन्होंने दिल्ली में जनसंघ को अत्यंत मजबूत कर दिया। तो दिल्ली के कण कण में जनसंघ के चिन्ह चिन्हित हैं। तो दिल्ली नगर निगम पर हमारा ध्यान है, दिल्ली की टीम हमारी लगी है, दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश मुख्य है, जहाँ से एक संदेश पूरे देश की राजनीति को मिलती है, तो उस पर हमारा फोकस है। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप पांडे जी हैं, महासचिव सचिन जी हैं, ये सब यहाँ, ये सचिन जी युवा के अध्यक्ष हैं, ये सब यहाँ काम कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं पूरी दृढ़ता से। देश में अभी कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जैसे सबसे बड़ी बात है वो शिक्षा व्यवस्था। आरंभ में डॉक्टर मुखर्जी को शिक्षा मंत्रालय मिला होता तो बात और होती, लेकिन उनको उद्योग मंत्रालय मिला। शिक्षा मंत्रालय जिन जिन व्यक्तियों को मिला, उन्होंने भारत की शिक्षा को बिगाड़ा, विकृत किया। भारत में भारतीय शिक्षा, शिक्षा के भारतीयकरण, समाज के भारतीयकरण और अर्थव्यवस्था के भारतीयकरण पर हमारा जोर है। तो इस पर हम जोर दे रहे हैं। नीतियों का भारतीयकरण हो। जिस दिन जनसंघ का निर्माण डॉक्टर मुखर्जी ने किया था यहाँ 21 अक्टूबर 1951 को, तो उस दिन उन्होंने 3 मुद्दों पर जोर दिया था। एक तो अखंड भारत, तो अखंड और अविभाजित भारत, अविभाजित भारत ये हमारा एक मूल मोटो है। और दूसरा है गोवंश की रक्षा। ये उन्होंने कहा था, मैं आज दोहरा रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ। ये जनसंघ के स्थापना के समय डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्त किए गए संकल्प हैं। अखंड भारत, गोवंश की रक्षा और शिक्षा संस्कृति का भारतीयकरण। और इन तीनों विषयों पर अभी काम होना बाकी है। सूचनाएं मिल रही हैं कि अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मल चैनल से भारत सरकार की पाकिस्तान से बात हो रही है। उस पर सूचना मिल रही है कि ट्रंप के दबाव से बात हो रही है।
किसी प्रकार का एक्सटर्नल प्रेशर हमारी विदेश नीति पर, हमारी सरकार पर, हमारे लोगों पर, ट्रेड डील को लेकर जो बहुत लंबी चर्चा छिड़ी है, हमारे व्यापार पर, हमारी आवश्यकताओं पर, हमारी वस्तुओं की अनिवार्यताओं पर, ये विदेश से तय नहीं होंगे। हमारा नेतृत्व, हमारा, आप लोगों को कोई प्रश्न करना हो। क्या कहेंगे जिस तरीके से क्या कहेंगे जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हुआ, वो वहाँ पर जो है काफी दिन के बाद एफआईआर दर्ज होते हैं, नीचे तबके के लोग गिरफ्तार होते हैं, मेन जो मुर्गी है वो गिरफ्तार नहीं होते, क्या कहेंगे? मैं आप लोगों से क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि राष्ट्र मंदिर में रोज चोरी होती है। उस देश में हम बैठे हैं जहां सीएम तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों की हवा खाकर लौट आए हैं। नैतिकता की दुहाई देने वाले और जेल में जाकर कहे कि हम एकदम ठीक हैं, हम रिजाइन नहीं करेंगे, ऐसे लोग भी हुए हैं। तो राष्ट्र मंदिर में चोरी, डिफेंस मिनिस्ट्री के, मिलिट्री के जो वाइटल इंफॉर्मेशन है उसको बेचने वाले लोग पकड़े गए, गृह मंत्रालय के लोग पकड़े गए, कई बार नेता लोग पकड़े गए, मंत्री पकड़े गए। राम मंदिर में खुशी की बात यह है कि कोई साधु, संत, पंडा, पुजारी ये चोरी में नहीं है, वहां भी स्टाफ चोरी में है। ट्रस्ट के स्टाफ हैं, बैंक के स्टाफ हैं, और वहां योगी जी काम कर रहे हैं, तो उन पर भरोसा करना चाहिए। एफआईआर में चाहे जितनी देर हो, वो गलत हुआ है, वो तो इन्फ्लुएंस से हुआ है, सीधी सी बात है। लेकिन ये मामला इतना बड़ा है कि इसमें न्याय मिलना ही मिलना है, और इसी घटना से हो सकता है कि देश में चोरी बंद हो। ये चोरी जो है, ये किसी ने खुलासा थोड़े किया, ये तो राम जी की कृपा से वहां अपने आप प्रकट हो गया। चोरी तो बहुत दिन से हो रही है। अब लोग बता रहे हैं कि हमारा 2 साल पहले से वो गायब है, रामायण गायब है, सोना से प्लेटेड दिए थे, क्या किए थे। तो ये सारे मामले अब इतने जनता के डोमेन में आ गए हैं कि इनको दबाना मुश्किल है। वो अंत में वहाँ न्याय होगा, राम मंदिर और सारी व्यवस्था की शुद्धि होगी, उसकी प्रक्रिया चल रही है। भ्रष्टाचार से, चोरी से हमारी प्रजा इतनी उकता गई है, इतनी फेडअप है कि वो नया विकल्प चाह रही है। और आप लोगों के लिए ये सुखद सूचना होगी कि हमारे ये जो लोग आए हैं, इस प्रण को लेकर, इस संकल्प को लेकर जा रहे हैं कि राम मंदिर से लेकर राष्ट्र मंदिर तक की सारी व्यवस्था सभी अराजकताओं से, सभी भ्रष्टाचार से मुक्त, शुद्ध बुद्ध चैतन्य बनेगी।